Good morning, students. This is class 10th, chapter 3rd, History. The name of the chapter is The Making of a Global World. अब तक हमने देखा कि जो भूमंडलीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसका उद्भव पिछले 50 वर्षों से माना जाता है। लेकिन दुनिया के देशों का, दुनिया के लोगों का आपस में मिलना, उनका कांटेक्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए, रोजगार के लिए जाना, पूंजी का आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो तो उससे भी लंबे समय की है। और दुनिया के लोगों का एक दूसरे के नजदीक आने के कई कारण रहे हैं, जिनमें तकनीक का भी योगदान रहा है। ये हमारी 3rd क्लास है इस चैप्टर में। लेट अस स्टार्ट। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस? द रेलवेज, steamships, the telegraph, for example, were important inventions without which we cannot imagine the transformed 19th century world. But technological advances were often the result of larger social, political, and economic factors. For example, colonization stimulated new investments and improvements in transport. Faster railways, lighter wagons, larger ships helped move food more cheaply and quickly from faraway farms to final markets. यहाँ हमें यह समझना है कि 19वीं शताब्दी की दुनिया का बदला हुआ रूप का कारण आविष्कार तो थे ही, एक और कारण था, वो था औपनिवेशीकरण, कोलोनाइजेशन। जब एक देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है और वहाँ के जीवन में, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में बदलाव लेके आता है, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण या कोलोनाइजेशन कहा जाता है। कोलोनाइजेशन के कारण शासन करने वाले देश ने शासित देश से और अधिक मुनाफा कमाने के लिए संचार के साधन, यातायात के साधनों में बदलाव वो लेके आया। तेज गति से दौड़ने वाली रेलगाड़ियां, हल्के मालगाड़ी के डिब्बे और तेज और बड़े आकार के समुद्री जहाज इंट्रोड्यूस किए गए, जो सामान को तेज गति से सस्ते दामों पर दूर के बाजारों में पहुंचा सकें। द ट्रेड इन मीट offers a good example of the connected process. Till the 1870s, animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered when they arrived there. But live animals took up a lot of ship space. Many also died in voyage, fell ill, lost weight, or became unfit to eat. Meat was hence an expensive luxury beyond the reach of the European poor. High prices in turn kept demand and production down until the development of a new technology, namely refrigerated ships, which enabled the transport of perishable foods over long distances. New animals were slaughtered for food
Now animals were slaughtered for food at the starting point in America, Australia, or New Zealand, and then transported to Europe as frozen meat. This reduced shipping costs, lowered meat prices in Europe. The poor in Europe could now consume a more varied diet. To the earlier monotony of bread and potatoes, many, though not all, could now add meat to their diet. Better living conditions promoted social peace within the country and support for imperialism abroad. (1947) से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, उसके अधीन था, और अंग्रेजों ने अपने प्रॉफिट के लिए भारत के लोगों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव वो लाए। जब उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए यातायात के साधनों में बदलाव लाते हैं, नई रेलगाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ियाँ, और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में जो सक्षम थी, जल्दी सामान का आदान प्रदान कर सकती थी। यहाँ हमें समझना है कि कॉलोनाइजेशन ने ही इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दिया, उसके लिए रास्ता तैयार किया। उपनिवेशवाद ने ही साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को शुरू किया, उसको तेज किया। उन्नीसवीं शताब्दी के 7वें दशक तक अमेरिका से यूरोप में पशुओं को जहाज़ों में, समुद्री जहाज़ों में जीवित भरकर ले जाया जाता था, जो महंगा पड़ता था। और इस तरह के पशुओं को मांस के लिए ले जाना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक था। और जो मांस था इस तरह का, वो महंगा यूरोप में होता था, इसलिए सब लोग इसको कंज्यूम नहीं कर पाते थे, सबकी पहुंच के अंदर ये नहीं था। लेकिन अब जब नए आविष्कार हुए, रेफ्रिजरेटेड शिप के द्वारा मांस को ले जाया जाने लगा, अब पशुओं को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ही मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी, उनको काट दिया जाता था, और उनका जो शीतलीकृत जमा हुआ जो मीट है, अब उसको जहाज के द्वारा, समुद्री जहाज के द्वारा यूरोप के देशों में भेजा जाता था, जो दाम में कम था। और अब यूरोप के सब लोग, अधिकतर लोग, जो पहले ब्रेड और पोटैटो खाकर गुजारा करते थे, अब वो मीट भी खाने लगे थे। लेट 19th century colonialism trade late 19th century colonialism trade flourished and markets expanded in the late 19th century, but this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. It's important to realize that there was a darker side to this process. In many parts of the world,
The expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedoms and livelihoods. Late 19th century European conquest produced many painful economic, social, and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy. Look at a map of Africa. You will see some countries' borders run straight as they were drawn using a ruler. Well, in fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories. In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving up of Africa between them. Britain and France made vast additions to the overseas territories in the late 19th century. Belgium and Germany became new colonial powers. The US also became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain. Let us look at one example of the destructive impact of colonialism on the economy and livelihoods of colonized people. 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में व्यापार तो बढ़ा और लोग समृद्ध भी हुए, लेकिन उपनिवेशवाद के विस्तार के साथ साथ साम्राज्यवाद की प्रक्रिया भी बढ़ी और जहां कॉलोनियल पावर्स प्रोस्पर हुई, जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं, जो उपनिवेश देश हैं, वहाँ के लोग हैं, उनके जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उनका जीवन दूभर हो गया। उनको जीविका कमाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना शुरू करना पड़ा। उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई। यहाँ हम उदाहरण लेते हैं अफ्रीका का। किस तरह से यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर्स थी, उन्होंने अपने तरीके से अफ्रीका के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और उसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया। 1885 में जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मिली और अफ्रीका को फिर से आपस में बांटा गया। इसी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस ने भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के समय में अपने व्यापार को और विस्तार दिया। ब्रिटेन फ्रांस के अलावा अब बेल्जियम और जर्मनी भी नई औपनिवेशिक शक्तियां बन गई थी। अमेरिका ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। उसने भी स्पेन के द्वारा जो स्पेन के उपनिवेश थे, उन पर अधिकार कर लिया था। इस तरह से हम देखते हैं जो उपनिवेश में रहने वाले लोग थे, उनके जीवन पर कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का बुरा असर पड़ा। रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग इन अफ्रीका in the 1890s, a fast-spreading disease of cattle plague or rinderpest had a terrifying impact on the people's livelihoods and the local economy. This is a good example of the widespread European imperial impact on colonized societies.
It shows how in this era of conquest, even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relations with the rest of the world. Historically, Africa had abundant land and a relatively small population. For centuries, land and livestock sustained African livelihood, and people rarely worked for wage. In late 19th century Africa, there were a few consumer goods that wages could buy. If you had been in an African possessing land and livestock, and there was a plenty of both, you too would have seen little reason to work for a wage. In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. Europeans came to Africa hoping to establish plantations and mines to produce crops and minerals for export to Europe. But there was an unexpected problem: a shortage of labor willing to work for wages. Employers used many methods to recruit and retain labor. Heavy taxes were imposed, which could be paid only by working for wages on plantations and mines. Inheritance laws were changed so that peasants were displaced from land. Only one member of a family was allowed to inherit land, as a result of which the others were pushed into the labor market. Mine workers were also confined in compounds and not allowed to move about freely. तो हम देखते हैं किस तरह से यूरोपियन पावर्स अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, व्यापार का विस्तार करने के लिए उन्होंने समुद्र पार के क्षेत्रों में अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक क्षेत्र, एक महाद्वीप है अफ्रीका, जिसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था। वहाँ के लोग और अफ्रीका स्वयं प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध महाद्वीप रहा है। वहाँ जनसंख्या भी कम रही है, इसलिए वहाँ के लोगों को पशुधन और जमीन की प्रचुर मात्रा में होने से उनको हर रोज अर्न करने के लिए, मेहनताने के लिए, मजदूरी के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता था। लेकिन यूरोपियन पावर्स, कॉलोनियल पावर्स के अफ्रीका में आने से उनके जीवन में बदलाव आए। कॉलोनियल पावर्स अफ्रीका के जो लैंड और मिनरल रिसोर्सेज हैं वो उनकी ओर आकर्षित हुई और अफ्रीका के लैंड और मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए उनको मजदूरों की आवश्यकता थी और मजदूर अफ्रीका में कम थे क्योंकि वो उनका जीवन हर रोज की मजदूरी पर निर्भर नहीं था। तो यूरोपियन पावर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इनहेरिटेंस जो कानून थे, भूमि संपत्ति स्वामित्व संबंधी कानून, उनमें बदलाव किए। उनके अनुसार अब केवल एक व्यक्ति ही जमीन का मालिक हो सकता था और बाकी परिवार के सदस्यों को मजदूरी
करते हुए गुजारा करना पड़ रहा था। उनको ऐसा करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। बागान और खनन के द्वारा वो ऐसा कर सकते थे। Then came Rinderpest, a devastating cattle disease. Rinderpest arrived in Africa in the late 1880s. It was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa. Entering Africa in the east, Rinderpest moved west like forest fire, reaching Africa's Atlantic coast in 1892. It reached the Cape 5 years later. Along the way, Rinderpest killed 90% of the cattle. The loss of cattle destroyed African livelihoods. Planters, mine owners, and colonial governments now successfully monopolized what scarce cattle resources remained to strengthen their power and to force Africans into the labor market. Control over the scarce resource of cattle enabled European colonizers to conquer and subdue Africa. Similar stories can be told about the impact of Western conquest on other parts of the 19th century world. जब यूरोपियन शक्तियां अफ्रीका के संसाधनों पर अपना एकाधिकार, अपना अधिकार, अपना स्वामित्व जमा रही थी, उसकी ओर आकर्षित हो रही थी, उसी समय 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में अफ्रीका में एक प्लेग की बीमारी आती है, रिंडरपेस्ट जिसका नाम था। वो पशुओं में आई। और वो कैसे आई? जब इटली अफ्रीका में जो इटली के जो सिपाही थे, उनको खिलाने के लिए ब्रिटिश एशिया से रिंडरपेस्ट से ग्रसित पशुओं को लाया गया, उनके मांस को लाया गया। तो इस तरह से बीमारी अफ्रीका के जो पशुधन है, जो लाइव स्टॉक है, उसमें फैल गई और एक भारी मात्रा में अफ्रीका में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। रिंडरपेस्ट जो अफ्रीका के पूर्वी छोर से प्रवेश करती है और पश्चिमी छोर तक पहुंच जाती है और 90% तक जो पशुधन है अफ्रीका का, वो इसमें मारा जाता है। लेकिन यहाँ भी कॉलोनियल पावर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए जो अफ्रीका के लोग कभी अफ्रीका की खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, उनको मजदूरी के लिए, हर रोज मजदूरी के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता था। अब वो जीवन यापन के लिए बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिनकी यूरोपियन पावर्स को सस्ती मजदूरी की ज़रूरत थी। और इस तरह से यूरोपियन पावर्स अफ्रीका पर अपना नियंत्रण बनाने में और ज़्यादा सफल हो जाते हैं। इंडेंटर्ड लेबर, माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अनुबंधित श्रमिक, उनका विस्थापन भारत से। The example of indentured labor migration from India also illustrates the two-sided nature of the 19th century world. It was a world of faster economic growth as well as great misery, higher incomes for some and poverty for others, technological advances in some areas and new forms of coercion in others. In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers were
laborers went to work on plantations, in mines, and in road and railway construction projects around the world. In India, indentured laborers were hired under contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation. Most Indian indentured workers came from the present-day dry regions of eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India, and dry districts of Tamil Nadu. In the mid-19th century, these regions experienced many changes. Cottage industries declined, land rents rose, lands were cleared for mines and plantations. All this affected the lives of the poor. They failed to pay their rents, became deeply indebted, and were forced to migrate in search of work. हम शुरू से समझ रहे हैं किस तरह से कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का कॉलोनी में रहने वाले लोग, उनके जीवन पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो यूरोपियन पावर्स हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, वो फल फूल रहे हैं. हम देखते हैं इंडेंटर्ड लेबर, अनुबंधित मजदूर. अनुबंधन होता है जब आप किसी मजदूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको कुछ समय के लिए काम करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं. हालांकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो आप उस मजदूर को अपने घर छोड़ देंगे, ऐसा भी कहा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ. तो इस तरह से हम देखते हैं कई 100,000 की संख्या में 19वीं शताब्दी में भारतीय और चीनी मजदूर खानों में, बागानों में काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए दुनिया में गए. शुरू में तो उनको 5 साल के लिए ले जाया गया. भारत में जिन जगहों से ये लोग गए वो जगह थी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के शुष्क इलाके. इन मजदूरों का कॉन्ट्रैक्ट पर बाहर के देशों में काम करने के लिए जाने का कारण क्या था? कारण था भारत के जो लघु उद्योग हैं, जो हथकरघा उद्योग हैं, उनका कमजोर हो जाना. इस तरह से उन उद्योगों में काम करने वाले भारतीय लोगों को लोग अब जब अपनी इंडस्ट्री का किराया तक नहीं दे पाते थे, उनकी ज़मीनों को बागानों के लिए, माइंस के लिए साफ कर दिया गया था. अब वो मजदूरी के लिए बाहर काम करने के लिए मजबूर हो गए. The main destinations of Indian indentured migrants were the Caribbean islands, mainly Trinidad, Guyana, Suriname, Mauritius, Fiji. Closer home, Tamil migrants went to Ceylon and Malaya. Indentured workers were also recruited for tea plantations in Assam. Recruitment was done by agents engaged by employers and paid a small commission. Many migrants agreed to take up work, hoping to escape poverty or oppression in their home villages. Agents also tempted the prospective migrants by providing false information about final destinations, modes of travel, the nature of work, and the living and working conditions. Often migrants were not even told that they were to embark on a long sea voyage. Sometimes agents were forcibly abducted less willing migrants. 19th century indentured has been described as a new system of slavery. On arrival at the plantations, laborers found conditions to be different from what they had imagined.
Living and working conditions were harsh and there were few legal rights. But workers discovered their own ways of surviving. Many of them escaped into wilds, though if caught, they faced severe punishment. Others developed new forms of individual and collective self-expression, blending different cultural forms, old and new. In Trinidad, the annual Muharram procession was transformed into a riotous carnival called Hoshe for Imam Hussein, in which workers of all races and religions joined. Similarly, the protest religion of Rastafarianism is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean. Chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another creative contemporary expression of the post-indenture experience. These forms of cultural fusion are part of the making of the global world, where things from different places got mixed, lost their original characteristics and became something entirely new. अब भारतीय मजदूर समुद्र पार काम करने के लिए कहाँ गए? कैरेबियन आइलैंड्स, ट्रिनिडैड, गुयाना, सुरिनाम, मॉरिशस, फिजी, यहाँ तक कि तमिलनाडु के जो माइग्रेंट थे वो पास के देश सीलोन, मलाया गए। यहाँ तक कि असम के चाय के बागानों में भी काम करने के लिए वो गए। यहाँ आपको पता होगा कि सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम था। यहाँ हम ये देखते हैं, क्या मजदूर आसानी से काम करने के लिए समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए? ऐसा नहीं था। जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने एजेंटों के माध्यम से इस प्रकार जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने एजेंटों के माध्यम से मजदूरों को हायर किया, उनको बेहतर भविष्य के सपने दिखाए और अपने साथ समुद्र पार वो ले गए। वहाँ जब मजदूर पाते हैं कि उनको जो बेहतर भविष्य के सपने दिखाए गए थे ऐसा कुछ नहीं है, जब वो भाग खड़े होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और फिर से काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो इंडेंटर्ड लेबर है, जो अनुबंधित श्रमिक है, व्यवस्था है, उसको दासता की नई व्यवस्था का नाम दिया गया। इन मजदूरों को अपने इस तरह की शोषण की व्यवस्था से बचाने के लिए कोई कानून भी नहीं थे। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए। सांस्कृतिक दृष्टि से इन मजदूरों का जो जीवन है, जो लाइफस्टाइल है, जहां वो काम करने के लिए गए उनके लोगों के साथ मिला और दो संस्कृतियां या दो से अधिक संस्कृतियों का मेल हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि ट्रिनिडैड में वार्षिक मुहर्रम यात्रा में अलग अलग नस्ल और धर्मों के लोग मिले। चटनी म्यूजिक ट्रिनिडैड में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनका ट्रिनिडैड के लोगों से मिलने के बाद उन दोनों संस्कृतियों के मिश्रण का परिणाम चटनी म्यूजिक के रूप में सामने आता है, जो एक रचनात्मक अनुभव रहा। इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृतियां भी एक दूसरे के नजदीक आई, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। Most indentured workers
stayed on their contracts after their contracts ended or returned to their own new homes after a short spell in India. Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries. You have heard of the Nobel Prize winning writer V.S. Naipaul. Some of you have followed the exploits of West Indies cricketers Srinivasan Chandrapol and Ramnaresh Sharvan. If you have wondered why their names sound vaguely Indian, the answer is that they are descended from indentured labor migrants from India. From the 1900s, India's nationalist leaders began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel. It was abolished in 1921. Yet, for a number of decades afterwards, descendants of Indian indentured workers, often thought of as coolies, remained an uneasy minority in the Caribbean islands. Some of Naipaul's early novels capture their sense of loss and alienation. आपने नोबेल प्राइज विजेता वी.एस. नैपोल का नाम सुना होगा. आपने वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर हैं श्रीनिवास चंद्रपोल, रामनरेश शर्वन का नाम सुना होगा. ये लोगों के पूर्वज कभी अनुबंधित श्रमिक प्रक्रिया के रास्ते भारत से कैरिबियन आइलैंड के देश त्रिनिडाद, गुयाना, सूरीनाम में गए थे और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी वहीं बस गए. जिनके वंशज के रूप में वी.एस. नैपोल, श्रीनिवास चंद्रपोल, रामनरेश शर्वन को हम पाते हैं. 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय नेताओं ने अनुबंधित श्रमिक, जिसको नई दास्ता की व्यवस्था का नाम दिया गया, का विरोध करना शुरू कर दिया. भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इसको दर्दनाक व्यवस्था कहा और इसको 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में समाप्त कर दिया गया. लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, 1921 के काफी सालों बाद भी भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियन आइलैंड में अल्पसंख्यक के रूप में रहे. उनको कूलीज का समझा गया, जिसका वर्णन हम वी.एस. नैपोल की जो प्रारंभिक उपन्यास हैं उनमें हम देखते हैं. किस तरह से वो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं.